वास्तु क्या रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करती है? वास्तु डेफिनेटली रिलेशनशिप्स में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब हम वास्तु की बात करते हैं तो हम लाइफ के हर एक पैरामीटर की बात कर रहे हैं, वेदर इट इज रिलेशनशिप, करियर, व्हाटएवर। क्या घर में सास, ससुर और बहू के बीच तनाव वास्तु दोष की वजह से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम रिलेशनशिप्स की ओवरऑल बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला था, साउथ वेस्ट ये एक ऐसा डायरेक्शन है जो हमारे घर में हर एक रिलेशनशिप को रूल कर रहा है। अगर हम डिवोर्स तक चले जाते हैं तो उसमें रेमेडीज हो सकते हैं, बिकॉज वो तो एक एक्सट्रीम स्टेप होता है। इट्स एन एक्सट्रीम स्टेप, एंड वो उसमें बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ इन्वॉल्व होता है। वी कैन नॉट चैलेंज कि साउथ वेस्ट का रेमेडी करने से ये चीज रिजॉल्व हो जाएगी, बिकॉज अगर डिवोर्स तक बात आ गई है मतलब कि बहुत ज्यादा बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो क्या वास्तु में दोष होता है जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो वो वास्तु दोष हम कह सकते हैं? यस, डेफिनेटली कह सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी नए घर में आए हो, जब से यहाँ पे आए हो आपके बीच में ज्यादा झगड़े होने लग गए हैं, तो देयर कुड बी अदर रीजंस आल्सो, बट वास्तु में भी डिफेक्ट हो सकता है। कॉपर वायर, उसका इम्पोर्टेंस क्या है कॉपर का पर्टिकुलरली? तो बेसिकली हर एक दिशा का एक मेटल एलिमेंट होता है। जब हम साउथ वेस्ट की बात करते हैं तो हम दो मेटल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, एक है ब्रास यानी कि पीतल एंड एक है कॉपर यानी तांबा। हम एक एनर्जी बैरियर क्रिएट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ। सो दिस बेसिकली रिड्यूसेस द नेगेटिव इम्पैक्ट। एलिमिनेट तो नहीं करेगा बट कम जरूर करेगा। नेहा जी एक वास्तु एक्सपर्ट। बाय द टाइम ये पॉडकास्ट निकलेगा उसका पहला जो पॉडकास्ट है रिलीज हो चुका होगा इनर हैबिट यूट्यूब चैनल पे। वो पॉडकास्ट में हमने देखा कि वास्तु कैसे वेल्थ और फाइनेंस को इम्पैक्ट करती है। ये जो पॉडकास्ट है थोड़ा अलग पॉडकास्ट है। इंडिया में ज्यादातर लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें वास्तु का क्या लेना देना। तो आज हम वास्तु देखने वाले हैं सास ससुर के पर्सपेक्टिव, बहू के पर्सपेक्टिव, हस्बैंड जो है उसके पर्सपेक्टिव से, और हमारे जो बच्चे हैं और प्रेगनेंसी भी उस पर्सपेक्टिव से भी देखने वाले हैं। वेलकम अगेन नेहा जी। नमस्ते नेहा जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? हाय श्रुति, नमस्ते। ऑल गुड, हाउ आर यू? कैसे हो? I'm good. So nice to have you on the show again. थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, इस बार हम बात करने वाले हैं वास्तु प्रिंसिपल्स फॉर रिलेशनशिप और वास्तु फॉर रिलेशनशिप्स। अब जहाँ तक मैं जानती हूँ इंडिया में सब जॉइंट फैमिलीज में बहुत रहते हैं, तो उसमें हमारे यहाँ आते हैं सास ससुर, आते हैं हस्बैंड वाइफ, बच्चे भी होते हैं साथ में, फिर हमारी सोशल सर्कल भी हम देखते हैं। तो ये जो पॉडकास्ट है मैंने सोचा कि हम रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि हम ये जो वास्तु है कितना उसमें इम्पैक्ट हो सकता है रिलेशनशिप्स में। तो आप मुझे ये बताइए कि वास्तु क्या रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करती है? वास्तु डेफिनेटली रिलेशनशिप्स में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब हम वास्तु की बात करते हैं तो हम लाइफ के हर एक पैरामीटर की बात कर रहे हैं, वेदर इट इज रिलेशनशिप, करियर, व्हाटएवर। तो रिलेशनशिप इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, आई थिंक। उसके बिना लाइफ इज इनकम्प्लीट। सो वास्तु में रिलेशनशिप्स का एक पूरा का पूरा जोन हम देते हैं, पूरा का पूरा सेक्टर है अलग, जो सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप्स के बारे में बात करता है। सो यस, ऑफ कोर्स, अगर किसी को रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं देन दे कैन डेफिनेटली सीक आउट हेल्प। वो वास्तु में चेंजेस करके अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, तो चलो हम जब हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें तो पहले हम शुरू करते हैं हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप। जब एक लड़की शादी करके घर में आती है तो उसका जनरली रिलेशनशिप पहले हस्बैंड से शुरू होता है। तो अगर हम वो हिसाब से देखते हैं तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में कौन सा बेडरूम सही डायरेक्शन में होना चाहिए, या ऐसा कुछ है वास्तु में? यस, तो जनरली वास्तु में देयर इज अ जोन जिसे हम साउथ वेस्ट कहते हैं, यानी कि नैऋत्य जोन। अब ये जो जोन होता है ये एज अ मास्टर बेडरूम बहुत ही अच्छा जोन कहलाता है, बिकॉज ये अर्थ एलिमेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कपल्स के लिए है।
जनरली जो साउथ वेस्ट का बेडरूम होता है ये घर के ओनर के लिए दिया जाता है, या जो घर का मेजर अर्निंग मेंबर होता है उसके लिए दिया जाता है. इट इज लाइक हेड ऑफ द फैमिली. तो साउथ वेस्ट में अगर आप कपल हो एंड यू आर हेड ऑफ द फैमिली और साथ ही साथ आप मेजर अर्निंग मेंबर भी हो, देन साउथ वेस्ट इज अ वेरी गुड जोन जहां पर आपका बेडरूम हो सकता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप का भी जोन है. साउथ वेस्ट जो है इट इज रिलेशनशिप जोन इन वास्तु, बिकॉज अर्थ एक ऐसी चीज है जो सबको बाइंड करके रखती है, सबको जोड़ के रखती है. तो इट इज अ रिलेशनशिप जोन ऑल्सो. तो आप जब वहां पे रहते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स भी स्ट्रेंथन होते हैं. तो कपल्स के लिए साउथ वेस्ट इज अ वेरी गुड जोन, बट इट इज नॉट दी ओनली जोन. ओके, सो अगर सास ससुर बोलते हैं नहीं मुझे यही रूम चाहिए, तो दूसरा जोन कौन सा अच्छा है? तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट. अनदर जोन इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो आता है, दैट इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट. इसमें थोड़ा सा एयर एलिमेंट होता है, थोड़ा सा वाटर एलिमेंट होता है. ये काम एंड कंपोज्ड रखता है कपल्स को, तो बीच में जो क्लैशेस या आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बहुत कम होते हैं. इट इज ऑल्सो द जोन ऑफ फिजिकल इंटीमेसी. तो इसीलिए इस जोन में अगर कपल्स का बेडरूम होता है तो उनका ओवरऑल रिलेशनशिप, इमोशनल बॉन्डिंग ये ज्यादा डेवलप होती है. तो अगर साउथ वेस्ट में नहीं है तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट. तो क्या वास्तु में दोष होता है जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो वो वास्तु दोष हम कह सकते हैं? यस, डेफिनेटली कह सकते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी नए घर में आए हो, जब से यहाँ पे आए हो आपके बीच में ज्यादा झगड़े होने लग गए हैं, या हस्बैंड एंड वाइफ हैव बिकम डिस्टेंट, आप लोग एक दूसरे से इमोशनल डिस्कनेक्ट फील कर रहे हो, या आपको ऐसा लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिलेशनशिप में वो वो स्पार्क नहीं है, या आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे हो चीजें, तो देयर कुड बी अदर रीजंस आल्सो, बट वास्तु में भी डिफेक्ट हो सकता है. अच्छा, अब हम देखते हैं सास और ससुर की रिलेशनशिप. ठीक है, जहाँ से मैं जानती हूँ, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है क्योंकि मेरी सास तो बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ पे मैं जानती हूँ तो जब आपकी रिलेशनशिप देखते हो तो लड़की की जो रिलेशनशिप होती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सास के साथ होती है, क्योंकि किचन में दोनों काम करते हैं, कुकिंग होता है वगैरह. तो क्या घर में सास ससुर और बहू के बीच तनाव वास्तु दोष की वजह से हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. अगर हम रिलेशनशिप्स की ओवरऑल बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला था साउथ वेस्ट, ये एक ऐसा डायरेक्शन है जो हमारे घर में हर एक रिलेशनशिप को रूल कर रहा है. वेदर वो हमारा सास ससुर के साथ बहू का रिलेशनशिप है, माँ बेटे का रिलेशनशिप है, बेटे और फादर का रिलेशनशिप है, बेटी और फादर का, वट एवर यू कॉल, मतलब हर तरह का, एक पेरेंट्स का बच्चों के साथ, बच्चों का पेरेंट्स के साथ, इन लॉज के साथ, अपना आपस में कपल्स का, हर एक रिलेशनशिप को साउथ वेस्ट किसी न किसी तरह से रूल करता है. अब अगर किसी के घर में साउथ वेस्ट में कोई वास्तु दोष है, फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, या साउथ वेस्ट उनका कट है, कटा हुआ है, या साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है, या साउथ वेस्ट में किसी भी तरह का गड्ढा है, यानी कि पिट है, कोई होल है, कोई वाटर टैंक है, कोई सेप्टिक टैंक है, अगर साउथ वेस्ट में मेन गेट है, अगर इस तरह के वास्तु दोष हैं घर में, उस घर में आप देखेंगे रिलेशनशिप इश्यूज रहते ही रहते हैं. अब वो आपको हो सकता है दिखे कि बिटवीन द कपल है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है. अक्सर वन थिंग लीड्स टू द अदर, इट्स अ चेन. अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में क्लैश है, उसकी वजह से वाइफ का मदर इन लॉ के साथ भी क्लैश हो जाएगा, बच्चों के साथ भी फिर एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा. तो अल्टीमेटली एक चीज से पूरे घर का एनवायरनमेंट खराब हो जाता है. सो एक डायरेक्शन इतनी पावरफुल है कि वो इन चीज़ों को खराब भी कर सकती है, इन चीज़ों को इम्प्रूव भी कर सकती है. ऑब्वियसली हमारा पर्सनल एफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर घर में ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कपल्स के बीच में बात डिवोर्स तक जा रही है, एक बार वास्तु ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं. तो साउथ वेस्ट को डोमेस्टिक लाइफ में इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. अच्छा, तो अगर हम डिवोर्स तक चले जाते हैं तो उसमें रेमेडीज हो सकते हैं, बिकॉज वो तो एक एक्सट्रीम स्टेप होता है डिवोर्स में जाना. इट्स एन एक्सट्रीम स्टेप, एंड वो उसमें बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ इन्वॉल्व होता है. वी कैन नॉट चैलेंज कि साउथ वेस्ट का रेमेडी करने से ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, बिकॉज अगर डिवोर्स तक बात आ गई है मतलब कि बहुत ज़्यादा
बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट समटाइम्स अगर एक पार्टनर रिकंसाइल करना चाहता है एंड आपके पास वो पीरियड है, यू कैन गिव ईच अदर अ पीरियड ऑफ 6 months to 1 year, और आप कोशिश कर रहे हो अगर चीज़ें इम्प्रूव करने की इंटेंशनली, देन यू कैन एडिशनली अप्लाई सम वास्तु प्रिंसिपल्स। जहाँ पर आप वो करोगे तो वो आपके इस एफर्ट को शायद थोड़ा सा और पुश दे दें। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम समटाइम्स मैंने ये भी देखा है जहाँ पे सास और बहू की क्लैश बहुत हो रही है, तो वो सिर्फ साउथ वेस्ट की वजह से हो सकती है? इज दैट द ओनली रीजन? नो, इट इज़ नॉट द ओनली रीज़न। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया था, कपल्स के लिए एक नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट भी एक जोन है। सिमिलरली घर में और जो दूसरे रिलेशंस होते हैं उनके लिए ईस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो सूर्य की दिशा है। तो ये भी हमारे कनेक्शंस को रूल करता है। हमारे जैसे फादर और सन के बीच का रिलेशन हो गया, या मेल मेंबर्स के साथ जो रिलेशनशिप हो गया, वो सन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अब अगर मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ की बात करते हैं तो साउथ ईस्ट, बिकॉज ये फेमिनिन डायरेक्शन हो गया, ठीक है। साउथ ईस्ट इज वीनस रूल, यानी शुक्र रिलेटेड है। शुक्र भी हमारी लाइफ में रिलेशनशिप्स को रूल करता है, ज़्यादातर रोमांटिक रिलेशनशिप्स को रूल करता है। बट क्योंकि फीमेल से रिलेटेड डायरेक्शन है, तो अगर फीमेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैश दिख रहा है, उस घर में 2 डायरेक्शंस आपको चेक करनी है, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। अगर मेल मेंबर्स के बीच में ज़्यादा क्लैश दिख रहा है तो आपको चेक करना है साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। अगर कपल्स के बीच में रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो आपको चेक करना है साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से हर एक रिलेशनशिप को हम डिफाइन कर सकते हैं जोन वाइज। अच्छा, तो आपने बात की कि अगर टॉयलेट इसी लोकेशंस में हो तो प्रॉब्लम दे सकता है, तो वो तो मेजर दोष हो गया ना? करेक्ट। तो अगर हम माइनर दोष की बात करते हैं तो माइनर दोष के आप एग्जांपल्स दे दीजिएगा और इसकी रेमेडीज क्या होते हैं? जैसे कि अगर आपका ईस्ट में टॉयलेट आ गया, ठीक है, इट इज़ नॉट अ माइनर वास्तु दोष बट कैन स्टिल बी रेक्टिफाइड। तो अगर आपका ईस्ट में टॉयलेट सीट आता है तो सबसे पहले वहाँ पे ग्रीन कलर इनकॉर्पोरेट करना है। टॉयलेट में आप टाइल्स में पेंट के फॉर्म में ग्रीन कलर ऐड करो, टॉयलेट्रीज ग्रीन कलर की ऐड करो, कुछ इंडोर प्लांट्स ऐड कर दो, एंड टॉयलेट की जो सीट है उसके चारों तरफ यू कैन डू अ कॉपर वायर रेमेडी। मतलब आपको टॉयलेट सीट के चारों तरफ कॉपर वायर को ऐसा लगाना है कि प्रैक्टिकली यू आर कटिंग इट आउट ऑन ऑल द 6 साइड्स। तो अगर आपकी टॉयलेट सीट वॉल माउंटेड है तो ऑन द फ्लोर 3 साइड्स एंड ऑन द वॉल 3 साइड्स, पूरे 6 साइड से आप अपनी टॉयलेट को कंसील कर सकते हो। उसके अलावा what you can do is you can always keep the aura of all the washrooms very clean। जितने भी वॉशरूम्स उनको एकदम नीट एंड क्लीन रखना है, वेल फ्रेग्रेंस रखना है, थोड़े एरोमेटिक ऑयल्स यूज करने हैं वहाँ पर। जितना वॉशरूम्स का ऑरा क्लीन रहेगा, घर में उतनी नेगेटिव एनर्जी कम सर्कुलेट होगी। देन आर सेकेंड माइनर वास्तु फॉल्ट, अगर हम रिलेशनशिप जोन की बात करते हैं तो जैसे कि अगर किसी के घर का साउथ वेस्ट कट है, ये इजीली हम रेमेडी से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका साउथ वेस्ट कट है तो जिस भी वॉल पे वो कट डायरेक्शन आ रहा है वहां पर आपको येलो कलर का हाईलाइट करना है। सो बेसिकली इफ योर हाउस इज अ रेक्टेंगल ऐसा, बट रेक्टेंगल में एक पोर्शन इज अ स्लांटिंग लाइन, ओके, इट्स नॉट अ कंप्लीट रेक्टेंगल, साउथ वेस्ट से घर थोड़ा सा कटा हुआ है, इट्स कट। तो वो जो जोन है वहां पर आप अगर डार्क येलो कलर का पेंट कर दोगे एंड एंश्योर कि वो एरिया हमेशा बंद रहे, वहाँ पे विंडोज नहीं होने चाहिए, तो वहाँ से आप साउथ वेस्ट को बैलेंस कर सकते हो। सिमिलरली अगर साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है देन यू कैन कट ऑफ द एक्सटेंडेड पार्ट बाय पुटिंग अ कॉपर वायर। जितना भी पार्ट बाहर जा रहा है वहाँ पे कॉपर वायर डाल के उसको कट कर दीजिए। तो जब शेप करेक्शन हम करते हैं साउथ वेस्ट से रिलेटेड, तो ये माइनर करेक्शंस हैं जो हम कर सकते हैं, वेरी इजीली दे आर डूएबल। सिमिलरली बहुत छोटा सा टिप है, अगर साउथ वेस्ट में प्लांट्स रखे हैं तो उन्हें हटा दीजिए। स्टार्ट विद दिस। अगर घर में बहुत रिलेशनशिप इश्यूज हैं, अपने घर का साउथ वेस्ट चेक करो, अगर वहाँ पे ग्रीन कलर है, प्लांट्स हैं, जस्ट रिमूव इट। तो आपने अभी अभी कॉपर मेंशन किया है, कॉपर वायर, उसका इम्पोर्टेंस क्या है कॉपर का पर्टिकुलरली? तो बेसिकली हर एक दिशा का एक मेटल एलिमेंट होता है। जब हम साउथ वेस्ट की बात करते हैं तो हम 2 मेटल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, एक है ब्रास यानी कि पीतल एंड एक है कॉपर यानी तांबा।
जब भी हमारा कोई टॉयलेट सीट गलत जोन में होता है तो उसके चारों तरफ हम वायर क्यों लगाते हैं? एक तो हम मेटल को इनकॉर्पोरेट करके उस डायरेक्शन की एलिमेंटल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरा, हम एक एनर्जी बैरियर क्रिएट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ। सो दिस बेसिकली रिड्यूसेस द नेगेटिव इम्पैक्ट। एलिमिनेट तो नहीं करेगा बट कम जरूर करेगा। अच्छा, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि अगर मेरे पास बाथरूम में कॉपर टैप्स है, it has to be around the element. Copper taps will not help if the toilet seat is in southwest. आपको टॉयलेट सीट के चारों तरफ वो रेमेडी करना है। हाँ, वो मुझे जानना था because that is also important. लोग तो कहेंगे मैं तो यहाँ पे कॉपर टैप्स डाल दूं। मतलब आप इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमेंट की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से कॉपर टैप्स और वो सब यूज कर सकते हो, लेकिन अगर वहाँ पे टॉयलेट सीट है तो वो उसके लिए रेमेडी नहीं है। उसके लिए यू विल हैव टू वर्क अराउंड द सीट। समझ में आ गया। अब जब हम कपल्स के रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने सुना है कि अगर बेडरूम में मिरर्स लगाते हो तो हस्बैंड और वाइफ के रिश्तों पर असर डाल सकता है, तो क्या ये सच है? यस, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव टेकन। सबसे पहले तो बेडरूम में ओपन मिरर्स होने ही नहीं चाहिए। एंड आजकल फैशन हो गया है बड़े बड़े मिरर्स का। इंटीरियर में पीपल आर यूजिंग मिरर्स लाइक क्रेजी, बहुत मिरर्स लगा रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड मिरर्स से रिलेटेड दो चीज़ें। पहली, मिरर जहाँ भी हम लगाते हैं वो जोन को एक्सटेंड करता है। मिरर आर पावरफुल रिफ्लेक्टर्स ऑफ एनर्जी। थर्ड, मिरर रिप्रेजेंट्स वाटर एलिमेंट। तो मिरर का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि जब हम कहीं पर जाकर एनर्जी स्कैन करते हैं, हमारा स्कैनर मिरर के सामने आते ही मूव होने लग जाता है, बिकॉज मिरर से इतनी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। ये सब तो हमने साइंस में पढ़ा ही है, मिरर से एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, राइट? तो आपके बेडरूम में अगर चारों तरफ मिरर्स हैं, कॉन्स्टेंटली आपके बॉडी के ऑरा के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपका ओवरऑल साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। वो आपके बिहेवियर को चेंज करेगा। यू विल फील मोर इरिटेटेड, यू विल हैव अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स एंड यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्यों रहा है। सेकेंड, आपकी फिजिकल एनर्जी के साथ बहुत रोल प्ले करता है। यू विल फील लेथार्जिक, आपको लगेगा सो के उठ रहे हैं, फ्रेश ही नहीं है, हर समय टायर्ड है। यू विल फील कि आपका वेट गेन होने लगा है। अंदर आपको इतना बिहेवियरल चेंज फील होगा कि वो अल्टीमेटली आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगा, बिकॉज वो सारी फ्रस्ट्रेशन निकलेगी आपके घर पे। व्हेन पीपल आस्क मी कि ये होता कैसे है, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज कि ये दो लोगों के बीच में ही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ये शायद हमारे अपने पर्सनल लेवल पे इतना इंटरप्ट करता है हमें कि बिकॉज ऑफ आर चेंज, आर मेंटल चेंज, आर बिहेवियरल चेंज, हमारे रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड वी डोंट रियलाइज दिस। दूसरा, मिरर्स, अगर आप सो रहे हैं, अगर बेडरूम में मिरर है, आप सो रहे हैं और आपके सामने मिरर है, वो आपकी स्लीपिंग पोजिशन में भी आपकी बॉडी की एनर्जी को कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट कर रहा है। यू विल नेवर बी एबल टू स्लीप पीसफुली। और कपल्स के बीच में इतने क्लैशेस होंगे अगर ओपन मिरर्स हैं रूम में। फॉर एग्जाम्पल, हमने वास्तु के हिसाब से ये तो देख लिया कि साउथ वेस्ट में रूम होना चाहिए। कपल वहाँ पे शिफ्ट हो गए, राइट? एंड हमने वहाँ पे लगा दिए बहुत सारे मिरर्स। तो आप क्वेश्चन पूछोगे कि हम तो साउथ वेस्ट के रूम में हैं, फिर भी हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने इतना वाटर एलिमेंट डाल दिया वहाँ पर कि वो अर्थ एलिमेंट को तो डिस्ट्रॉय कर रहा है, बिकॉज मिरर्स आर वाटर एंड वाटर डिस्ट्रॉयज अर्थ एलिमेंट। दैट इज़ वाई मैं सबको रिकमेंड करती हूँ, ओपन मिरर्स मत रखो। वॉक इन वार्डरोब बना रहे हैं सेपरेटली, वहाँ लगा लीजिए। मिरर को कवर करके रखिए, जब सो रहे हैं तब कवर करके रखिए। एंड बेडरूम में कम से कम मिरर्स आप लगाइए। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप जब बोल रहे हो इट मेक्स सेंस, थोड़ी चीज़ें इट मेक्स सेंस। जहाँ पे मैं देखती हूँ लोगों के पास रिलेशनशिप इश्यूज है या जो भी, तो यू मे हैव अ पॉइंट देयर। मुझे तो नहीं पता, मेरे मिरर्स तो बहुत कम है, सो आई एम फाइन, आई एम हैप्पी। सो वो बोलते हैं ना कि यू हैव टू बी मिनिमल। जितना मिनिमल रहोगे उतना बेटर वास्तु रहेगा। एंड समटाइम्स स्मॉल डिफरेंसेस, लाइक आपने बेडरूम का मिरर हटा दिया या मिरर कवर कर दिया, वहाँ से प्लांट्स हटा दिया। अगर साउथ वेस्ट, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट साउथ वेस्ट राइट नाउ, तो साउथ वेस्ट में अगर मेरा बेडरूम है, वहाँ से मैंने प्लांट्स हटा दिए, मैंने मिरर्स कवर कर दिए, मैंने सही कलर्स का यूज़ किया। जैसे साउथ वेस्ट बेडरूम है तो अर्दन कलर्स हमें यूज़ करना है, मोर ऑफ वाइट्स एंड ग्रेज एंड डार्क येलो एंड ब्राउन्स। तो यही करने से आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आ जाएगा।
अच्छा, एल्डरली पेरेंट्स हमारे साथ जो रहते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि लोगों को प्रॉब्लम्स होने ही चाहिए, लेकिन उसके लिए पीसफुल एनवायरनमेंट हम कैसे बना सकते हैं? सी एल्डरली जो जितने भी एल्डरली पीपल होते हैं मोस्टली दे बिकम मोर दे आर मोर इनटू स्पिरिचुअल जर्नी, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। जब हम डोमेस्टिक लाइफ में रहते हैं ना तब हमें वीनस का ज़्यादा इफेक्ट चाहिए, बिकॉज वीनस इज आर रोमांटिक रिलेशनशिप। वीनस ब्रिंग्स लग्जरी। वीनस जो है हमारा अट्रैक्शन, ब्यूटी, इस सब का प्लानट है। तो जब हम बहुत यंग एज में होते हैं या हम न्यूली वेड होते हैं या हम अपने करियर में बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस समय हमारे ऊपर जो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ना वो वीनस का होता है। बट एज वी एज, जैसे जैसे मच्योर होने लगते हैं या एज वी स्टार्ट एजिंग, तो हम थोड़े स्पिरिचुअल होने लग जाते हैं ज़्यादा। एट दैट टाइम क्या होता है, जुपिटर का रोल ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है हमारी लाइफ में, यानी जो जुपिटर प्लैनेट है यानी कि गुरु। तो जो एल्डरली लोग होते हैं ना घर में, अगर वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट के जोन में रहें घर में, मतलब उनका बेडरूम या तो नॉर्थ में या घर के नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में हो, तो उनको अंदर से दे विल फील वेरी रिलैक्स्ड। एक तो वहाँ की एनर्जीज बहुत सूदिंग एनर्जीज होती हैं, हॉट जोन नहीं है, तो देयर बॉडी फील्स रिलैक्स्ड, बहुत माइंड काम कंपोज रहता है, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा जाते हैं, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान रहता है, उस वजह से और डिस्टर्बेंसेस उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ओवरऑल एटमॉस्फेयर घर का बहुत इंप्रूव हो जाता है। उनके लिए भी इट इज़ वेरी गुड इफ दे स्टे इन दिस जोन। दैट्स वेरी गुड टू हियर। अब मैं जानना चाहती हूँ प्रेगनेंसी टाइम। प्रेगनेंसी टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। हम बोलते हैं कि लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, दे हैव टू बी केयरफुल उसकी हेल्थ के बारे में, और अगर हमारा वास्तु प्रिंसिपल्स करेक्ट ना हो तो इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो अच्छे एंड पीसफुल लोकेशंस कौन सी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सी प्रेगनेंसी के ना फेजेस होते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो कि कंसीव करने में बहुत चैलेंज आ रहा है या स्मूथ प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो कैसे वास्तु इसमें हेल्प कर सकता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड अलग अलग फेजेस होते हैं। एक फेज ये है कि जब कपल कंसीव करने की कोशिश कर रहा है पर कंसीव नहीं कर पा रहा है, उस टाइम पे सबसे पहले चेक करो कि बेडरूम का लोकेशन क्या है। अगर आपका बेडरूम घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में है, आई एम रिपीटिंग, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर और ईशान कोण में, अगर कपल वहाँ पे सो रहा है और वहाँ से वो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कंसीव करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी, बिकॉज दैट जोन इज अ स्पिरिचुअल जोन, दैट जोन इज अ वाटर एलिमेंट जोन, तो वो कंसेप्शन के प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा, अगर आपका फ्रीक्वेंट आपको फील हो रहा है कि मिसकैरेज हो रहे हैं, आप कंसीव तो कर रहे हो बट मिसकैरेज बहुत फ्रीक्वेंट है, तब आपको दो जोन्स पे फोकस करना है, एक साउथ ईस्ट यानी कि अग्निकोण और एक साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण। क्योंकि नैऋत्य कोण जो होता है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड साउथ ईस्ट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद फीमेल हेल्थ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंसीव करते हो बट बार बार मिसकैरेज हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू सस्टेन द प्रेगनेंसी, देन यू हैव टू चेक साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो अगर मैं ओवरऑल प्रेगनेंसी की बात करती हूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी दो डायरेक्शंस आती हैं वो साउथ वेस्ट आती है, साउथ ईस्ट आती है। इन दोनों दिशाओं में किसी भी तरह का वास्तु दोष होगा तो वो आपको प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ ट्रबल क्रिएट कर सकता है। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेंटर ऑफ द हाउस, क्योंकि वो हमारा बेली बटन रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली इट इज द नेवल। ओके, अब अगर नेवल में ही प्रॉब्लम है यानी कि आपके एब्डोमेन एरिया में ही अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी में इश्यूज होंगे। अब आपके घर के ब्रह्म स्थान में कोई भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, ब्रह्म स्थान उठा हुआ नहीं होना चाहिए यानी कि फ्लोर लेवल ऊपर नहीं होना चाहिए, एंड आपकी जो गैस है जहाँ पे आप खाना बना रहे हो वो ब्रह्म स्थान में नहीं होनी चाहिए। ऐसे घरों में भी आप देखोगे प्रेगनेंसी में बहुत इश्यूज आएंगे। इन मोस्ट केसेस अब तो ये बहुत कॉमन होते जा रहा है जहाँ पे अब्रॉड, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कल्चर्स में, कि लोगों को न्यूरो डिवर्स चिल्ड्रन मिल रहे हैं, जैसे कि ADHD हो या ऑटिस्टिक चाइल्ड हो। क्या यहाँ पे ये इम्पैक्ट कर सकता है? जो लोकेशंस सही ना हो तो वो इम्पैक्ट कर सकता है? यस, तो बेसिकली वास्तु में जो भी नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके जो दो इम्पॉर्टेंट जोन्स हैं वो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट हैं, यानी कि उत्तर एंड ईशान कोण।
जो हमारे नर्वस सिस्टम को रूल करते हैं। अगर किसी के घर में इन दो दिशाओं में कोई वास्तु दोष है, जैसे कि आपने इन दो दिशाओं में रेड कलर यूज कर रखा है, या आपकी इन दो डायरेक्शंस में किचन आ गई या वॉशरूम आ गया, ऐसे घरों में आप देखोगे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा कॉमन होंगे। आजकल आप देख रहे हो कि बहुत सारे बच्चे व्हेन दे आर बॉर्न, बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं बच्चों के अंदर ऑफ सर्टन डिसऑर्डर्स सिंस चाइल्डहुड। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हमारे घर में जो एनर्जीज हैं, जिस एनर्जी में हम कंसीव कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, वहाँ पे वो एनर्जीज बैलेंस नहीं है। अगेन, जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं, हर केस इज़ नॉट द सेम केस। हम हर एक प्रॉब्लम को इससे एसोसिएट नहीं कर सकते, बट अगर आपको ऐसा दिख रहा है देन डेफिनेटली आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट चेक करिए। वहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई वास्तु इशू होगा, और अगर आप उसको रिजॉल्व करोगे आपको चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ज़रूर नज़र आएगा। जैसे कि आई हैड अ क्लाइंट जिनका जो बेटा है वो ऑटिस्टिक है। अब ऑब्वियसली हम उसको हील नहीं कर सकते, पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते, बट उसकी हीलिंग जर्नी में हम थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट एन एटमॉस्फेयर जहाँ पे वो बच्चा बेटर फील करे, तो हम उसको उस जोन में रखें जहाँ पर वो काम एनर्जीज में रह सके, एंड घर में इंश्योर करें कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में किसी भी तरह का वास्तु दोष ना हो। आप देखोगे कि उसमें आप जो भी ट्रीटमेंट उस बच्चे के लिए ले रहे हो वो ज़्यादा, रिलेटिवली ज़्यादा असर करेगा। उसकी ग्रोथ और बिहेवियर, बच्चों की ग्रोथ और बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करती है अगर हमारा वास्तु इज नॉट करेक्ट बेसिकली? तो एक हो गया फिजिकल ग्रोथ, एक फिजिकल ग्रोथ हो गई, एक हो गई हमारी मेंटल ग्रोथ, करेक्ट। अगर हम फिजिकल ग्रोथ की बात करें तो हमें सबसे पहले अपने घर का साउथ यानी कि दक्षिण दिशा देखनी है, बिकॉज वो हमारी फिजिकल एनर्जी से रिलेटेड है, वो हम मोटे हैं या पतले हैं उससे भी रिलेटेड है। ओके, तो साउथ में अगर आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है तो 2-3 चीज़ें देखी हैं मैंने। एक तो बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी, या बच्चे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं क्योंकि वो पब्लिक स्पीकिंग करने से डरते हैं। दूसरा, उनमें आप देखोगे कि लीन होंगे, वो जल्दी से वेट गेन नहीं करेंगे ऐसे बच्चे, अगर आपके साउथ में कोई वास्तु डिफेक्ट है तो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनर्जी, हो सकता है बहुत एनर्जेटिक हो बट शायद फैट गेन ना करें, विच इज़ अ गुड थिंग। ओके, देन अगर साउथ में कोई वास्तु फॉल्ट है तो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की फिजिकल एनर्जी हैम्पर होती है। जैसे मैंने अभी पहले बताया था, अगर साउथ वेस्ट में कोई वास्तु दोष है तो लेथार्जी एंड ओबेसिटी, दीज आर 2 प्रॉब्लम्स जो साउथ वेस्ट देता है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ बिहेवियर, या हम अगर मेंटल ग्रोथ की बात करते हैं तो किड्स में जो हमारा बिहेवियर या मेंटल ग्रोथ का डायरेक्शन है, अगेन इट इज़ नॉर्थ ईस्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु की दिशा है जो हमारी क्लैरिटी ऑफ डिसीजंस, माइंड, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ों को रूल कर रहा है। एंड वेस्ट जो कि शनि की दिशा है, क्योंकि ये हमारे कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्शन है जो कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल दे आर स्टडिंग। तो वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में, इन 3 डायरेक्शंस में अगर प्रॉब्लम है तो बच्चों में कहीं ना कहीं फिजिकल या मेंटल एबिलिटीज में आपको दिखेगा कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो यू सी, everything is related in Vastu. You name a thing, there is going to be a Vastu direction. We are not claiming that this is 100% absolute and it will happen to everybody. But yes, if this is a case जहाँ आपके घर में आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप ये डायरेक्शन ज़रूर चेक करो। 90% आई एम टेलिंग यू कि आपको उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वास्तु फॉल्ट दिख जाएगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी तक मुझे ये पता नहीं था कि बच्चों को अगर उस रूम्स या जो भी हो उसका वास्तु गलत होता है तो उसको इम्पैक्ट हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल। हम यही समझते हैं कि बच्चे की प्रॉब्लम उसको पढ़ना नहीं है या उसको खेलना है, लेकिन एक्चुअली उसका फोकस और अटेंशन नहीं होता है पढ़ने में, तो वो इंक्रीज करता है। आई एम गेसिंग वास्तु इंक्रीज करेगा। मैंने किड्स के साथ 2 चीज़ें देखी है कि एक तो जब वो बड़े होते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ हार्मोनल शिफ्ट इन द बॉडी। ओके, उसकी वजह से भी बच्चों में बहुत बिहेवियरल चेंज आता है। देन उनकी सोसाइटी कैसी है, उनकी कंपनी कैसी है, क्योंकि नाउ अ डेज किड्स आर मोर एक्सपोज टू देयर फ्रेंड सर्कल, वो उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं।
These are some things that are building our life obviously, right? लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि बच्चा पहले ऐसे नहीं था, अब एकदम से ऐसा करने लग गया है, एंड कोई एविडेंट रीजन नजर नहीं आ रहा, सर्कल भी वही है, रूटीन भी वही है, तो ऐसा क्या हुआ है, देन वी शुड लुक अराउंड आवर हाउस. क्या हमने कोई चेंज किया है, कुछ एनर्जी शिफ्ट की है क्या? हो सकता है ये एनर्जी शिफ्ट उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर गई हो, राइट? लाइक आई ऑलवेज से, अगर आपके घर में आपने जो भी चीज़ जैसी भी रखी हुई है वो वास्तु कंप्लाइंट है या नहीं है, बट over a period of time, over a long period of time, if you are feeling good in everything, there is no need to touch anything. Okay? या तो आप वास्तु तब करो जब आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, नया घर बना रहे हो, खरीद रहे हो, ऑफिस बना रहे हो, खरीद रहे हो, या जब आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं तब. उसके बीच में अननेसेसरी वास्तु मत करो, बिकॉज वो चेंज कर देता है बहुत सारी चीज़ों को, and sometimes we are not ready for that change. ये बात सही है. अच्छा, बच्चों और पेरेंट्स के बीच जो बॉन्डिंग होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई वास्तु टिप्स है आपके पास? मैं नोटिस करती हूँ जब हम वेस्टर्न कल्चर में रहते हैं तो ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि टाइम ही नहीं मिलता है समटाइम्स, और जब टाइम मिलता है तो बच्चों को स्कूल होमवर्क करना पड़ता है, तो बॉन्डिंग में थोड़ा थोड़ा तो इश्यू आता ही है. तो इसमें टिप्स है? अगर बच्चों के साथ बॉन्ड करना है तो आपको अपने घर में एक कॉर्नर क्रिएट करना है, ठीक है? वो कॉर्नर आप कहाँ क्रिएट कर सकते हो? साउथ वेस्ट में या फिर घर के ईस्ट डायरेक्शन में. आपको वहाँ पर एक ऐसा कॉर्नर क्रिएट करना है जहाँ पर आपको अपने बच्चों को दिन में एटलीस्ट हाफ एन आवर वहाँ पे लेके बैठना है. उनके साथ आप वहाँ पे एक स्टोरी रीड कर लीजिए, आप उनके साथ कुछ नहीं, एक नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्सेशन कर लीजिए, एक बॉन्डिंग टाइम वहाँ पे आप उनके साथ में भी, आप वहाँ बैठ के उनके साथ एक लाइट स्नैक्स करते हुए कुछ आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. एवरी डे जस्ट हाफ एन आवर आप उसको साउथ वेस्ट या ईस्ट में लेके अपने बच्चों को बैठिए. डू इट रिलीजियसली फॉर 2 months एंड यू विल सी अ डिफरेंस. अच्छा, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैं सिबलिंग राइवलरी बहुत देखती हूँ. मेरे 2 बच्चे हैं, गर्ल एंड बॉय. पहले तो दे आर कंप्लीट ऑपोजिट क्योंकि बॉय एंड गर्ल है, तो उसमें सिबलिंग राइवलरी बहुत होती है. तो उसमें आप कोई वास्तु सजेस्ट कीजिए, क्योंकि ये मेरे घर की प्रॉब्लम खुद नहीं है, ये लोगों की सब लोगों की प्रॉब्लम है. See, अभी siblings में it could be brother, it could be sister, it could be brother, sister, depends. ठीक है? As I told you, because both of them are going through different age groups, different body changes, different hormonal changes. So there could be a lot of factors जहाँ पर one can overpower the other, competition develop हो सकता है, ठीक है? And there could be multiple reasons जिसकी वजह से there could be a rivalry. बट अगर मैं वास्तु में बात करूं जनरली, तो एज पर देयर डेट ऑफ बर्थ यू गिव देम 2 सेपरेट रूम्स. ओके? या अगर मैं डेट ऑफ बर्थ पे नहीं जाती हूँ, इफ इट इज अ मेल चाइल्ड, ईस्ट का रूम दे दो, एंड इफ इट इज अ फीमेल चाइल्ड, ठीक है, उसको आप साउथ ऑफ साउथ ईस्ट का या नॉर्थ वेस्ट का रूम दे दो. ओके? Both of them will be so comfortable in these zones, so happy in these zones, कि उनकी आपस की bonding automatically बन जाएगी. So instead of creating that bond, give them the correct zones where they are happy. So when they are happy, सिर्फ sibling relationship ही नहीं, every relationship will flourish. Okay, that's very interesting. Yeah, I think मेरे तो रूम्स अभी सेट है साउथ में और ईस्ट में, दोनों पीछे ही है, तो अच्छा है. Very good. तो ईस्ट में you can keep the boy and साउथ में maybe you can keep the girl. उसका तो she has her favorite room, उसका कॉर्नर में ही है. अब मेरे जो सन है उसका ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम द मास्टर बेडरूम टू द किड्स बेडरूम, तो अभी तक तो इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं और ग्रोथ भी दिखाई दे रहे हैं. Good. हाँ. So you yourself are an example, right? I am a prime example of how Vastu changes. Yes, I am a prime example क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ ये सब, so it's very interesting.
अच्छा, अब हम सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हमारे फ्रेंड्स और कॉलीग्स, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलीग्स ही बोलते हैं, क्योंकि वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर वर्किंग लाइफ विद आवर कॉलीग्स। हम कॉलीग्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो वो फ्रेंड्स वैसे भी बन जाते हैं। अगर गेस्ट्स को या फ्रेंड्स को हमको वेलकम करना हो, तो कौन सा सही डायरेक्शन होना चाहिए? ईस्ट। ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ सोशल कनेक्शंस। अगर आपको अपने सर्कल को इंक्रीज करना है, फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, आपको और किसी के साथ आपको लगता है कि पर्सनली, प्रोफेशनली, इफ यू वांट टू बिल्ड रिलेशनशिप विद अदर पीपल आउटसाइड जो आपकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, देन ईस्ट इज द डायरेक्शन, बिकॉज इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ राइजिंग सन, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू रिलेशनशिप्स, हेल्दी रिलेशनशिप्स. तो until your east has a fault, you will have very good social connections. वही अगर ईस्ट में कोई वास्तु दोष डेवलप हो गया, जनरली ईस्ट का वास्तु दोष एक ही है कि अगर टॉयलेट आ जाती है ईस्ट में, ठीक है, दैट इज द ओनली मेजर वास्तु फॉल्ट. अदरवाइज ईस्ट में कुछ भी छोटा मोटा दोष है उसको आप इजीली बैलेंस कर सकते हो. एंड अगर आपका घर का ईस्ट खुला है, फ्रॉम देयर यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ लाइट एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ग्रीनरी इन द ईस्ट, देन इट विल नॉट हैम्पर योर रिलेशनशिप्स. अच्छा, तो ड्राइंग रूम या लिविंग रूम वो भी सोशल रिलेशनशिप्स में आते हैं, क्योंकि दैट्स वेयर आप बिठाते हो लोगों को. समटाइम्स डाइनिंग रूम में भी हम बिठाते हैं खाने के लिए, तो ये सब मैटर करता है? बिल्कुल करता है. डिपेंड्स. अगर आपके घर में फ्रीक्वेंटली लोग आते हैं एंड आपकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, तब आप उस जोन को, अब वो आपका लिविंग रूम है या डाइनिंग है, ये आप चूज़ करिए, बट अकॉर्डिंगली यू मेक इट इन द ईस्ट ऑफ योर हाउस. और अगर आपके घर में लिविंग रूम या डाइनिंग रूम में बाहर से कोई नहीं आ रहा है, तो आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि आपकी किचन, वॉशरूम एंड बेडरूम्स ठीक लोकेशन पे हो. उसके बाद लिविंग, डाइनिंग कहीं पर भी हो, इट डजंट क्रिएट अ मेजर वास्तु दोष. तो क्या घर में पॉजिटिव एनर्जी सोशल लाइफ को एनहेंस कर सकती है? यस, सी पॉजिटिव एनर्जी, मतलब मैं एक टारगेट नहीं बोलूँगी कि सिर्फ सोशल लाइफ को एनहांस कर रही है, लेकिन अगर ओवरऑल घर में पॉजिटिव एनर्जी है तो वो बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करती है. एंड उसमें एक पार्ट हमारे रिलेशनशिप्स भी हैं. तो जितना वास्तु इम्पोर्टेंट है, उतना ही घर में पॉजिटिव एनर्जी का होना भी इम्पोर्टेंट है. क्योंकि वास्तु बहुत अच्छा है, बट अगर घर का ऑरा ही अच्छा नहीं है, एनर्जी ही अच्छी नहीं है, तो फिर आप कैसे फ्लरिश करोगे उस घर में? दोनों दे गो हैंड इन हैंड. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ. जैसे इंपॉर्टेंट जोन्स हमने समझ लिए. अगर मैं ब्रॉडली क्लासीफाई करूँ तो ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये 3 ऐसे डायरेक्शंस हैं जो हमारे रिलेशनशिप्स को मेजरली रूल कर रहे हैं. तो जब हम पूरा रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हैं, देन वी हैव टू चेक दीज 3 डायरेक्शंस. एंड ऑब्वियसली ब्रह्मस्थान. आप मुझसे फाइनेंस पे पॉडकास्ट करा लो, रिलेशनशिप पे करा लो, किसी भी चीज़ पे करा लो, ब्रह्मस्थान विल रिमेन यूनिवर्सल. वहाँ कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए. अंडरस्टूड. अच्छा, कॉलीग्स, अच्छा, सम ऑफ अस आर स्टिल, थोड़े बहुत हम घर से भी काम करते हैं, तो वो वर्क स्पेसेस बहुत इम्पोर्टेंट होती है. तो आप आपका क्या सजेशन है जब हम वर्क स्पेसेस के बारे में देख रहे हैं, कौन सी वर्क एरियाज, हमारे जो वर्क एरियाज है, कौन सी दिशा में होनी चाहिए? सो यूनिवर्सली अगर मैं जनरल वास्तु रूल के हिसाब से बताऊं, तो नॉर्थ एंड ईस्ट आर वेरी गुड. आप नॉर्थ में बैठ के काम कर सकते हैं, आप ईस्ट में बैठ के काम कर सकते हैं. व्हेन यू आर वर्किंग, आपका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए. ज़्यादातर ये 2 डायरेक्शंस हैं जो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी देते हैं. इसके अलावा वेस्ट इज़ अ वेरी गुड डायरेक्शन, अगर वो आपको पर्सनली सूट करती है तो. बिकॉज वेस्ट जो है, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो अगर आप वेस्ट में भी बैठ रहे हो, तो वेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड जोन. नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट, अगर आप वर्क फ्रॉम होम सेटअप में हो, तो ये 3 डायरेक्शंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए. अच्छा, जब हम घर में पूजा करते हैं, जो भी पाठ हो या जो भी, तब हम लोकेशंस के बारे में बहुत सोचते हैं कि कहाँ भगवान को हम रख सकते हैं. अब मैं सोशल गैदरिंग्स पे आती हूँ. क्या हमको, जब वो पार्टीज हम ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या उसमें भी हमको ऐसा कुछ करना चाहिए, जैसे कि ये जो वास्तु प्रिंसिपल्स होते हैं उसको फॉलो करना ज़रूरी है फॉर द सोशल गैदरिंग्स? जी.
फॉर द सोशल गैदरिंग्स, मतलब अगर आप घर में पार्टी कर रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब जैसे कि अगर वो पार्टी आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए है, आपका बिजनेस डेवलपमेंट के लिए है, तो आप घर के ईस्ट में, जैसे मैंने बोला, ज़्यादा फोकस करो। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में ईस्ट में एक लॉन है, गार्डन है, ओपन एरिया है, वहाँ पर आप वो पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। उसी के साउथ ईस्ट में आप अपना एक बारबेक्यू सेटअप कर सकते हो। तो साउथ ईस्ट में जब फायर बर्न हो रही है साइमल्टेनियसली एंड ईस्ट में बातें चल रही हैं, तो यू विल हैव फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशंस। सो ये 2 डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, ये शायद मेरा आखिरी सवाल होगा। अब साउथ ईस्ट में बेडरूम होना चाहिए या नहीं, और कपल्स को यूज करना चाहिए या नहीं? तो साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण। अग्नि में जनरली हम बेडरूम्स रेकमेंड नहीं करते, बिकॉज वो घर के सबसे हॉटेस्ट एरिया होता है। अगर आपके घर में साउथ ईस्ट में रूम है, आप जाके खुद देख लेना, सबसे ज़्यादा गर्म रूम वही होता है। तो वहाँ पर रहने से क्या होगा, आपका एंगर एग्रीवेट हो जाएगा एंड यू कैन नॉट हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप। ठीक है, तो साउथ ईस्ट में हम जनरली बेडरूम्स रेकमेंड नहीं करते। कपल्स में भी इसलिए नहीं रेकमेंड करते क्योंकि फिर क्वारल बहुत ज़्यादा हो जाने लगता है। बट माइल्ड फायर इज़ वेरी गुड फॉर द कपल्स। तो साउथ ईस्ट में बेडरूम ना होकर अगर बेडरूम साउथ या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में है, तो इट इज़ अ गुड बेडरूम फॉर कपल्स। बट वो प्योर साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात कही आपने। तो साउथ ईस्ट में डायरेक्टली नहीं, लेकिन साउथ ईस्ट में। यस, बेडरूम हो सकता है एंड फॉर कपल्स ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड। अच्छा, तो इतना डिफरेंस, इतना लाइक मैं जब सोचती हूँ तो मिनिस्क्यूल डिफरेंस। इट इज़ अ मिनिस्क्यूल डिफरेंस, बट अगर आप जोग्राफिकली देखोगे, व्हेन यू विल सी द ट्रांजिट ऑफ सन, आप यू कैन योरसेल्फ डिफाइन आपके घर में ठंडे और गर्म जोन कितना डिफरेंस हो जाता है। स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ईस्ट, ग्रेजुअली आप वो डिफरेंस खुद फील करोगे। समटाइम्स होता है ना, घर में एक कमरा होता है जो थोड़ा ठंडा रहता है, समर्स में हम वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि नेचुरली वो रूम ठंडा है। एक रूम है जो नेचुरली गर्म रहता है, तो हम विंटर्स में वहाँ चले जाते हैं ज़्यादा। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज सी जो टेम्परेचर है ना, हॉट एंड कोल्ड, वो हमारे एटमोसफेयर से ही तो डिसाइड हो रहा है। एंड ज़्यादातर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है सन की वजह से। जहाँ धूप ज़्यादा है, लाइक 12 o'clock सन इज़ राइट ऑन द हेड एंड इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, राइट। अर्ली मॉर्निंग में क्या सेम हीट होती है? नहीं होती है। तो सन जिस डायरेक्शन से राइज हो रहा है, जहाँ पे सॉफ्ट एनर्जीज है, वो जोन कभी हॉट हो ही नहीं सकता, ऑटोमेटिकली वो ठंडा जोन कहलाएगा। एंड जब वो पीक पे होता है अपनी, साउथ ईस्ट इज़ द हॉटेस्ट जोन, वहाँ पर अगर आप कोई भी रूम रख दोगे, स्टडी रूम बना दोगे, आप वहाँ पर मेडिटेशन रूम बना दोगे, कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज वो एनर्जीज आपकी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट ही नहीं करेगी उस टाइम में। तो दिस इज एवरीथिंग इज आवर एटमॉस्फेयर। ये कुछ ऐसा नहीं है कि हमने अपने आप से बना दिया है कोई रूम। इट इज एज पर द ट्रांजिशन दैट इज हैपनिंग अराउंड अस, एज पर द क्लाइमेट, एज पर द वेदर। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। Yes, indeed, it is so interesting. नेहा जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे रिलेशनशिप्स अच्छे रखने के लिए, बहुत मीठे रखने के लिए बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे दी है। थैंक यू श्रुति, थैंक यू सो